are going to discuss about एज़मा। आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको। एज़मा डिफिनीशन, एथियोलॉजी, पैथोजेनेसिस और उसके साथ साथ हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अदर देन दिस हम डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो भी देखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे और साथ में ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। So, first of all, what is asthma? Asthma is chronic inflammatory condition characterized by a narrowing of the respiratory tract, especially lower respiratory tract. इसमें ब्रोंक्यूल एटसेट्रा वगैरह होते हैं, ठीक है, हम उसको देखते हैं। इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर डालते हैं और क्लासिफाई करते हैं। सो उसके अंदर यही होता है कि दिस इज द डिजीज ऑफ ब्रोंक्यूल नॉट एल्विलाई। सो अदर देन दिस, व्हाट कुड बी द एथियोलॉजिकल फैक्टर्स? एज़मा के हम अगर इथियोलॉजी देखें तो हम तीन मेन जो ट्रायड्स है वो डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले एटॉपिक ट्रायड, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वगैरह देखते हैं हम, और उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल ट्रायड। देन हम देखेंगे कुछ एक्सेसिबेशन जिसकी वजह से होती है, लाइक एक्सेसिबिलिटी फैक्टर्स देखेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एज़मा को एक्सेसिबेट कराते हैं, ठीक है, मतलब जो उसके रिएक्शन को बढ़ा चढ़ा देते हैं और ज़्यादा वर्स करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हम देखेंगे। और उसके अलावा हम इन्वायरमेंटल हाइपोथेसिस को भी देखेंगे, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में से आते हैं, स्पेसिफिकली हाइजीन हाइपोथेसिस, उसको भी डिस्कस करते हैं साथ में कि वो क्या होते हैं। सो लेट्स गो टू डिस्कस अबाउट द ट्रायड्स। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉपिक ट्रायड। एटॉपिक ट्रायड, दिस इज और फर्स्ट वन। एटॉपिक ट्रायड के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अगर हो तो देयर विल बी एज़मा। उस ऐसे पेशेंट के अंदर एज़मा जो होता है वो कॉमन होता है। इन एटॉपिक ट्रायड द फर्स्ट वन इज, यू कैन मेमोराइज इट बाय ट्रिपल ए निमोनिक्स। ट्रिपल ए निमोनिक इजी रहेगा। एटॉपिक ट्रायड में सबसे पहले आता है हमारा एज़मा, अगर जेनेटिकली इनहेरिटेड हो रहा है तो। अदर देन दिस, सेकंड विल बी एटॉपिक डर्मेटाइटिस। ये है थियोलॉजिकल फैक्टर्स इसके, एटॉपिक डर्मेटाइटिस और सिंपली कॉल्ड एक्जिमा। एक्जिमा। थर्ड इज नोन एज एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक rhinitis. Clear? Okay. You can memorize it by triple A pneumonics, atopic triad. The second one is known as central triad. Central triad. इसमें क्या क्या होता है? सेंट्रल ट्रायड के अंदर अगर हम देखें, फॉर श्योर सबसे पहले तो एज़मा एज सच है, जैसे कि अगर उसकी हो रही है फैमिली हिस्ट्री में है तो एज़मा। सेकंड, नेजल पोलिप्स, अगर उसकी नेजल पोलिप्स है तो फॉर श्योर देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। थर्ड, नेजल पोलिप्स के अलावा एस्पिरिन सेंसिटिविटी। एस्पिरिन सेंसिटिविटी। एस्पिरिन सेंसिटिविटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एस्पिरिन सेंसिटिविटी होती है एंड दे आर आल्सो कॉज एज़मा। कैसे हम देखते हैं जरा इधर से। एज वी नो दैट एराकिडोनिक एसिड पाथवे जो होता है हमेशा दो उसको फॉलो करता है, या तो लिपिड ऑक्सीजनेस पाथवे जो होता है उसको फॉलो करता है, या फिर साइक्लिक ऑक्सीजनेस पाथवे को फॉलो करता है। अगर हम देखें कि जो लॉक्स पाथवे है या कॉक्स पाथवे है, लेट्स सपोज इन केस ऑफ एस्पिरिन सेंसिटिविटी, उसमें क्या कर रहा है कि दे आर इनहेबिटिंग द कॉक्स पाथवे। दिस पाथवे इज प्योरली इनहेबिटेड बाय द एस्पिरिन। ओके, इनहिबिशन प्रोसेस से पहले अगर हम नॉर्मली देखें कि लॉक्स पाथवे से कौन कौन सी चीजें बनेगी और कॉक्स से कौन सी बनेगी, तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड द एस्पिरिन इनहिबिशन पाथवे। सबसे पहले लॉक्स, अगर ये पाथवे एक्टिवेट होता है तो दे विल produced word a lot of leukotrienes। ये leukotrienes बनाते हैं साथ में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो leukotriene B4, leukotriene C4, leukotriene D4 और leukotriene E4।
all these are made by the lipoxygenase pathway by the destruction of arachidonic acids. ठीक है, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि आर्किडोनिक एसिड आ कहाँ से रहा है, इन केस ऑफ एनी स्ट्रेस और एनी इन्फ्लेमेशन, वी हैव नॉर्मली और लाइपेज एंजाइम इन द सेल मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन. जैसे स्ट्रेस आता है तो सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वहां पे हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो नॉर्मल कंडीशन में सो रहा होता है. ठीक है, इफ आई ड्रॉ हियर फॉर यू नॉर्मल मेम्ब्रेन, तो हम देखते हैं उसमें कि कैसा हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्ट करता है. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज और मेम्ब्रेन जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभी. लेट्स सपोज, और यहाँ पे हमारा एक नॉटी एंजाइम बैठा हुआ है एंड दे आर स्माइलिंग. सिट टू समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे बैठा हुआ है. सही है, नॉर्मल कंडीशन में. जैसे इसके ऊपर आता है स्ट्रेस, ये जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेज, दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे बिकम एंग्री. एंग्री होते साथ ही नाउ दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग ऑल दीज फॉस्फोलिपिड्स. इस फॉस्फोलिपिड्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास एर्किडोनिक एसिड बनता है, और इस एर्किडोनिक एसिड को फर्दर साइक्लिक ऑक्सीजनेस और लिपोक्सिजनेस पाथवे के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसपे बनते हैं लिकोट्रिन्स बाय द पाथवे ऑफ लॉक्स एंजाइम. ठीक है, और लॉक्स पाथवे. ओके, come here to discuss about little bit all these leukotrienes. B4 is strongly chemotactic activity. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, और वहां पे लिकोट्रिन B4 प्रेजेंट है. नाउ दे हैव स्ट्रॉन्गली कीमोटैक्टिक एक्टिविटी. दे विल स्टार्ट क्राइंग लाइक अ क्रो. काई 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 काई. साथ में सारे जितने भी न्यूट्रोफिल्स है, हमारे जितने भी मैक्रोफेजेस है, उसको उस एरिया पे बुलाएगा जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है. सही है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, दिस इज द अट्रैक्टिव मूवमेंट ऑफ और ऑन डिफेंस सिस्टम टूवर्ड्स द केमिकल. जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है ब्लड स्ट्रीम से लेकर उस पर्टिकुलर साइड पे किसकी, वाइट ब्लड सेल्स की, उसको हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं. सही है, कीमोटैसिस भी बोलते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं हम उसको. और ये वाली एक्टिविटी किसके पास है? दे आर द B4 which are responsible for the highly strongly chemotactic activity. सही है, why we are so messy about all this stuff? Okay, because here when I talked about the aspirin inhibition, you will understand this mechanism. सही है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट. C4D4E4, they have highly bronchospasmodic activity. ब्रोंकोस्पाज्मोटिक एक्टिविटी, ये ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करते हैं. ठीक है, ब्रोंकियोल की स्पाज्म कॉज करते हैं C4D4 एंड E4. लेट्स कम टू द साइक्लिक ऑक्सीजनेस पाथवे. साइक्लिक ऑक्सीजनेस पाथवे में क्या होता है कि यहाँ पे दे विल प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन. और अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो स्पेसिफिकली PGE2, PGI2, PGF2. This is the normal pathway. Forget about this aspirin inhibition. Normally ये वाली जो है प्रोडक्शन होती है किसकी, हमारे पास ये ऑर्किडोनिक एसिड की डिस्ट्रक्शन की वजह से ये वाली जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं बनते हैं हमारे पास. ठीक है, सेलुलर मीडिएटर्स बनते हैं हमारे पास. नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, हियर इज द इन केस ऑफ एस्पिरिन सेंसिटिविटी. एस्पिरिन सेंसिटिविटी के अंदर भी एज्मा कॉज होता है. हाउ? लेट मी डिस्कस अ लिटिल बिट दिस वन. In case of aspirin inhibition, now they are inhibiting the cyclic oxygenase pathway. अगर cyclic oxygenase pathway inhibit होता है तो there will be no any formation of the prostaglandin. Instead of prostaglandin, now this pathway is shifted toward the lipoxygenase pathway. अगर lipoxygenase pathway activate हो जाता है तो all these leukotrienes will be formed. Clear? अगर ये लिकोट्रिन्स बन जाते हैं तो एक तो ये B4 स्ट्रॉन्गली कीमोटैक्टिक एजेंट है, उसके साथ साथ C4D4E4 दे आर हाईली ब्रोंकोस्पाज्मोटिक. अभी जब मैं एज्मा को डिफाइन कर रहा था, हमने क्या कहा कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्ट नैरोइंग ऑफ द
lower respiratory tract or lower respiratory pathway. Other than this, classical sign and symptom are cough, bronchospasm or chest pain, chest tightness. Other than this, there will be ब्रोंकोस्पाज्म, चेस्ट पेन होगा उसको, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी. ठीक है, हम सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हैं. लेट्स कम टू द पैथोजेनेस. वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू द एजमा, वो है हमारे एक्सेसिबेशन फैक्टर्स. ऐसे फैक्टर्स जो कि एजमा की कंडीशन को मोर वर्स करते हैं, वो कौन से होते हैं? ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिबेटिव फैक्टर. फैक्टर्स इसमें आते हैं हमारे पास स्मोकिंग, डस्ट, एनिमल डेंडर. Other than this, there will be cockroaches. उसके अलावा cold environment, foggy weather, exercise, and viral infection. कौन सा? अपर ट्रैक का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का अगर वायरल इंफेक्शन हो, दे आर आल्सो एक्सेसिबेटिव फैक्टर्स फॉर द एस्मा. क्लियर? सो फार अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और एस्पिरिन सेंसिटिविटी के पाथवे को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड वी ऑलरेडी फॉर्म ऑल द लिकोट्रेन्स. नाउ कम टू द पैथोजेनेसिस. व्हाट कुड बी द पॉसिबल पैथोजेनेसिस? Let me discuss a little bit about the pathogenesis. In case we have allergen over here and they are captured by the antigen presenting cells. Okay, they could be dendritic cell, natural killer cells, or they could be macrophage monocytes. Okay, now this antigen will be goes under the phagocytosis. Clear? We have a special type of antigen over here. Let's suppose this is dendritic cell. Okay, now they capture this, they are sensing the antigen over here. अब ये antigen को यहाँ sense कर रहा है, so they are going to express a special molecule or protein on their surface which is known as MHC2 complex. Okay, so MHC2. Now, for example, let's suppose over here they are expressing MHC2. Here is the MHC2 molecule on its surface. अब जाके ये जो हमारा डेंड्राइटिक सेल है, ये किसको प्रेजेंट करेगा? टी हेल्पर सेल्स को. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द वे दे जस्ट मीट अ टी हेल्पर सेल्स and now they stop. Now this dendritic cell want to communicate with the T helper cells. ये क्या कहते हैं? है T helper cell, रुको जरा, मैंने कोई चीज कैप्चर की है and I really don't know this is self antigen or non self antigen. T helper cell कहता है okay, दिखाओ मुझे, I will help you to differentiate this is either own or this is foreign bodies. अब T helper cell, let's suppose here we have a beautiful T helper cell, and they have on the surface, this is our T helper cells, and on the surface they have two types of receptors which is known as CD4. Okay, and other than this they have a tool-like receptor on the T helper cell. Let's suppose here is the antigen presenting cell, over here is the antigen presenting cell which is known as dendritic cell, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, and on this
एज आई टोल्ड यू दे हैव MHC2 एंड MHC2 के पास ही कौन सा है, एंटीजन पकड़ा हुआ है, इसने MHC2 के ऊपर होल्ड किया हुआ है। ओके, दिस CD4 हेल्प इन कॉम्बिनेशन ऑफ द MHC2 के साथ ये मिलके एक लिंक बनाता है, और जो टू लाइक रिसेप्टर है ये क्या करता है, ये सेंस करता है इसको कि दिस इज सेल्फ एंटीजन है और नॉन सेल्फ एंटीजन। आफ्टर दिस अब जाके टी हेल्पर सेल्स के अंदर जो चेंजेस आती है, दे विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन्स, दैट इज नोन एज इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 4 जब ये बनाता है तो दे विल कॉल द प्लाज्मा सेल, है प्लाज्मा सेल, आई नीड योर हेल्प, आई जस्ट फाउंड वन एंटीजन विच इज नॉन सेल्फ एंटीजन, फॉरेन से आया है, एंड आई वांट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिस्ट्रॉय ऑल दिस शिट। ओके, प्लाज्मा सेल कहता है ओके नो वरी, मैं बना के देता हूं आपको सारी चीजें। लेट्स सपोज दिस इज आवर प्लाज्मा सेल, this is our plasma cell। ओके, प्लाज्मा सेल तो इसके लिए एंटीबॉडीज बना देता है, बट कौन सी, द स्टूपिड वन। ओके, नाउ प्लाज्मा सेल विल गो टू फॉर्म द एंटीबॉडी विच इज नोन एज IgE। व्हाट रियली हैपेंड आफ्टर दिस, IgE क्या करता है, IgE बाइंड हो जाता है किसके ऊपर, मास्ट सेल के ऊपर, and they have a special receptor which is known as FcR receptor for the binding of IgE। now here IgE is bind, इसके बाइंडिंग की वजह से now this mast cell will go under degranulation। जैसे डिग्रेनुलेट होता है तो what it will form, they will form two main thing, one is known as your beautiful histamine and second is known as leukotrienes। both are so noxious। in case of the interleukin 5, what it will cause, interleukin 5 will call eosinophil। let's suppose here is our eosinophil, or let me draw here, here is your eosinophil, and eosinophil is so stylish, they have loop nucleus, binuclear membrane or binuclear in nature, eosinophil, so they are working in so stylish, like they put a glasses, beautiful sunglasses, and they are walking in the stream। when the interleukin 5 find the eosinophil, now these will start gossiping, आपस में गैबत शुरू कर देंगे और बता देंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं तो हमारी हेल्प करो, ठीक है। now eosinophil will form also two important thing which is known as proteases and other is leukotrienes। the situation is getting more worse, we have a lot of leukotrienes, histamine and proteases। what is the function of proteases, they will start destruction but in chronic condition डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, ये किसकी, लंग्स की। ओके, नाउ वी हैव प्रोटेजेस, leukotrienes, histamine, all these things are coming from here and they will come out and act on the bronchiole। okay, let's suppose come over here, this is our mucous membrane and above this we have submucosa, and on submucosa we have special type of gland which are producing mucus production gland। okay, अब क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि हिस्टामिन ल्यूकोट्रीन्स वगैरह बन जाते हैं, सेम वी हैव B4, C4, D4 and E4। नाउ कम टू हियर, हिस्टामिन नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली हिस्टामिन जो होते हैं दे आर हाईली ब्रोंकोडायलेटर और वेजोडायलेटर, ठीक है, ये डायलेशन कॉज करते हैं। बट इन दिस केस
for bronchial smooth muscle, they are highly constrictor. आप ये स्मूथ मसल्स की सिवियर कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं. अगर स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी तो देयर विल बी chest pain and chest tightness for sure, and difficulty in breathing. So the first point is histamine will cause bronchoconstriction. The second one is there will be highly mucus production. All this area will be filled by the mucous membrane or mucus secretion. There will be highly mucus secretion. Next will be mucus secretion will be or mucus buildup. It will be nice to write a mucus buildup. Increase mucus buildup. Third, there will be inflamed mucus because due to the high activity of the B4, there will be strongly chemotactic activity due to which a lot of white blood cell will come to the inflamed area, and now this area will be filled by the all white blood cells. So the third point is there will be inflamed mucus. The fourth one, your beautiful histamine will cause vasodilation. अगर vasodilation होती है तो vascular permeability will be increase. So it will increase the vascular permeability. This is the fourth important point कि vascular permeability को increase करता है. Let's come to the leukotrienes. Now, if we have B4 strong chemotactic activity other than this C4, D4, E4, they are highly bronchospasmodic. अगर bronchospasmodic है तो क्या होंगे? स्पाज्म होंगे. स्पाज्म की वजह से there will be shortness of breath or dyspnea. There will be like cough, and other than this there will be production of a lot of mucus and vascular permeability. So wheezing sound also be there, chest tightness will also be there, followed by the chest pain. ये हमारी pathogenesis related to the asthma. Okay, other than this, as I told you, one environmental hypothesis is also nowadays they are considering, but this is a controversy. Let me tell you the hygiene hypothesis or environmental factors. In case of the environmental factor, the first one is hygiene hypothesis. इसमें they believe that कि later age में होता है after 12 years, और उसके साथ साथ है कि ऐसे लोग जो कि highly hygienic environment में रहते हैं, they don't have any exposure to the dust particles or other things as I mentioned here, they will develop asthma in later ages. ठीक है, कि बाद में जब वो एक्सपोज होता है उनका किसी भी एलर्जन के साथ इनका एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो फिर जाके इनके अंदर एस्मा की डेवलपमेंट होती है. बट दिस इज अ कंट्रोवर्सी, दिस इज नॉट कंफर्म, बट दे बिलीव दैट. ओके, कंट्रोवर्सी है ये. ओके, अदर देन दिस, अगर आप एक्सेसिबिलिटी फैक्टर में डालें तो यू कैन आल्सो ऐड पोलन ग्रेन इन दिस आल्सो. पोलन ग्रेन इज आल्सो द एक्सेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द एस्मा. ठीक है, इसमें भी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के रिएक्शंस आते हैं. तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने डिस्कस करी है, इसकी इथियोलॉजी, डिफिनीशन, इथियोलॉजी, उसके बाद पैथोजेनेसिस और एस्पिडोनिक एसिड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो वी ऑलरेडी डिस्कस इट. अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन कि आपको प्रॉपर टाइम पे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू सो मच.